हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न का अभ्यास किया था। आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे। द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति पढ़ेंगे और उनके फार्मूले यहाँ पर डिराइव करेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में डिटेल बात की जाएगी। तो सबसे पहले आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कब कराया जाता है, कितनी विधियां होती हैं। तो कुछ के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात की जाती, कुछ के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किन पदार्थों से कराया जा सकता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो? तो याद रखेंगे धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सतह से या धातु सतह से, ऐसे लिखो, धातु सतह से बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जानते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धातु से बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितनी विधियों से कराया जा सकता है। तो पहली विधि होती है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है? दूसरी विधि होती है जिसको कहा जाता है क्षेत्र उत्सर्जन। ये अलग अलग विधियां होती, क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा। तीसरी होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हो गया। तो तीन अलग अलग तरह से उत्सर्जन कराया जा सकता है। अब बात करें कि सबसे पहले कि तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है। तो जब भी कभी इसके बारे में बात की जाती है तो इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है कि अगर किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, जो हल्के बंधे होते हैं, कम बल के द्वारा नाभिक से आकर्षित होते हैं, वो क्या करते हैं? ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वो जो भी ऊर्जा होती है, ताप ऊर्जा, उसके बाद में एक्साइट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ऐसे उत्सर्जन को कहा जाता है तापायनिक उत्सर्जन। तो कह सकते हैं ऊष्मा द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सतह से, धातु सतह से बाहर निकलना, धातु सतह से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। क्षेत्र उत्सर्जन कब कराया जाता है? तो क्षेत्र उत्सर्जन ऐसे, जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र में पढ़ते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई आवेश रखा जाता तो उसके ऊपर बल लगता है। तो वैसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई चालक रखा जाए और क्षेत्र का मान बहुत प्रबल कर दिया जाए तो क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा और वो सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो वही होता है प्रबल वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, प्रबल वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का धातु सतह से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? अब जानते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए, यहां कोई एक सीट रख दी जाए, ठीक है, और यहां पर ये सीट हो गई, ऐसे सीट है कोई, इस सीट को रख दिया गया क्षेत्र के अंदर, ये वैद्युत क्षेत्र लगाया गया ई वेक्टर।
तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर तो बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा, और अगर क्षेत्र का मान बहुत अधिक हो तो जो बल लगता है बराबर क्या लिखते हैं, ई कैपिटल ए लिखा जाता है। और इस बल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जिस आकर्षण बल से नाभिक ने इन्हें अभी भी अपने अंदर बांध रखा है वो बाहर निकाल दिया जाए, उस केस में क्या होता है, सतह को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। जब क्षेत्र की वैल्यू बढ़ जाएगी तब इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। अगला होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का मतलब होता है कि अगर धातु सतह के ऊपर एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आकर के गिरे, चाहे वो एक्स किरणें हो, गामा किरणें हो, तो निश्चित तरंग का अगर कोई तरंग आकर के गिरती है तो लिख सकते हैं यहां पर धातु सतह पर प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की जगह पर या गामा किरणें या एक्स किरणें गिरने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। यहां पर ध्यान रखना, एक निश्चित उपयुक्त, यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उपयुक्त आवृत्ति होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उस आवृत्ति में ऊर्जा ही कम हो, उपयुक्त आवृत्ति होती है अगर, और वो आकर के गिरते हैं धातु सतह के ऊपर, तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते तो इसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ये होता है क्षेत्र उत्सर्जन और ये होता है तापायनिक उत्सर्जन। ताप से करेंगे तापायनिक होगा, अगर वैद्युत क्षेत्र लगा करके किया जाएगा तो क्षेत्र उत्सर्जन होगा। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, जब प्रकाश गिरे, प्रकाश मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे आकर के गिरे या गामा किरणें गिरे या एक्स किरणें गिरे, जिनकी उपयुक्त आवृत्ति हो तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते, जिसे हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। और इसी क्रिया को हम पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर के अंदर। इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो हो गया, इसके बारे में यहां पर आगे बात करते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो हमारा चैप्टर है वो क्या होता है और हम इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं। तो अभी देखो लिखा गया, जब किसी धातु प्लेट के ऊपर प्रकाश संवेदनशील पदार्थ का विशिष्ट तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति विकिरण, विशिष्ट तरंगदैर्घ्य का मतलब यह होता है कि एक तरंगदैर्घ्य निश्चित तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए, ठीक है, और निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए का विकिरण, वो क्या कहलाते हैं अभी देखेंगे। विशिष्ट तरंगदैर्घ्य का मतलब यहां पर इसको नाम दिया जाता है देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, और यहां पर आवृत्ति को कहा जाता है देहली आवृत्ति, ठीक है। तो देहली तरंगदैर्घ्य वो तरंगदैर्घ्य होती है अधिकतम तरंगदैर्घ्य, उससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य नहीं हो सकती, क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकती है, वो न्यूनतम आवृत्ति होती है जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकती है। परिभाषित करेंगे, अभी टर्म है याद रख के छोड़ दो। आवृत्ति का विकिरण अगर आकर के गिरे, पराबैंगनी विकिरणें हो, एक्स किरणें हो, गामा किरणें हो, आपतित होती तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस परिघटना को कहा जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के कारण बंद परिपथ में प्रवाहित धारा को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब इस प्रोसेस को समझते हैं पूरा डिटेल में कि क्या है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास धातु की प्लेट है और धातु की प्लेट होंगी तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, धातु है तो उपस्थित होंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होंगे तो यहां से अगर विकिरण आकर के गिरेंगे, इसके ऊपर इधर से विकिरण आकर के गिरेंगे, ये विकिरण आकर के गिर रहे हैं। विकिरण में ऊपर देखो जो लिखे उनमें से कोई भी हो सकता है, विकिरण आकर के गिरेंगे। तो जब विकिरण आकर के गिरते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इस तरफ इधर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऐसे। तो जब उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश या उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आकर के गिरता है या कोई विकिरण आकर के गिरता है धातु सतह के ऊपर, तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं,
तो इनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। और अगर परिपथ बंद होता है, इनके कारण जो धारा बहती है वो प्रकाश वैद्युत धारा कहलाती है। वो देखेंगे अभी धारा कब बहती है, लेकिन इसकी परिभाषा यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहां पर जनरल जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं कि जो यहां पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो किस पर निर्भर करेगा। तो याद रखेंगे कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे होते हैं वहां पर विकिरण जो भी आकर के गिरता है इनकी कुछ ऊर्जा होती है। विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा को E से लिखा जाता है, E बराबर h न्यू होता है। इसे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये h न्यू लिखा जाता है, जहां पर जो न्यू होता है इसे हम कहते हैं आवृत्ति होती है। और इसकी वैल्यू लिखी जाती C डिवाइडेड बाई में लैम्डा लिखा जाता है इसे। तो फार्मूला एक E का और भी निकल के आ सकता है HC डिवाइडेड बाई में लैम्डा। ये होती विकिरण की ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहां से कुछ ना कुछ ऊर्जा के साथ तो बंधे हैं ना, वो इसीलिए तो बाहर नहीं जा सकते। तो जिस ऊर्जा के साथ बंधे होते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पॉइंट क्या होगा, कार्यफलन भी लिख लो यही। कार्यफलन को W से लिखा जाता है या फाई से लिखते हैं हम, वर्क फंक्शन होता है। तो क्या लिख सकते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उसे क्या कहते हैं हम, कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन W होता है तो W का फार्मूला लिखा जाता है h न्यू नॉट, या फिर इसे लिखते हैं HC डिवाइडेड बाई में लैम्डा नॉट लिखा जाता है। लैम्डा नॉट होता है देहली तरंगदैर्घ्य, और यहां पर जो न्यू नॉट होता है इसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति कहा जाता है। ये छोटे छोटे टर्म जो बनते जा रहे हैं इनको याद रखेंगे, एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं कि बताओ विकिरण की ऊर्जा दे रखी। तो इस पर देखो विकिरण वाला तो पूरा डेरिवेशन हम लोग करेंगे ही, यहां पर ध्यान रखेंगे कि कार्यफलन क्या होता है। जिस ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के साथ बंधा हुआ होता है वही होता है उसका कार्यफलन। जैसे मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उतनी ऊर्जा दोगे तो वो वहां से अपना प्रभाव खत्म करेगा, और उससे ज्यादा अगर ऊर्जा होगी तो सतह से बाहर निकल करके जाएगा। तो ये न्यूनतम ऊर्जा होती जो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर दी जाए तो वो उस सतह से बाहर निकलेगा, तो उसे हम कार्यफलन कहते हैं। परिभाषा याद रखेंगे, अभी इनका डिस्कशन करेंगे जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा जाएगा। तो ये होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो जब किसी धातु प्लेट अथवा संवेदनशील पदार्थ का मतलब ये होता है कि अगर उसके ऊपर विकिरण आकर के आपतित हो, कि उसके ऊपर अगर विकिरण आकर के आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, उसे कहते हैं प्रकाश संवेदनशील पदार्थ। की सतह पर विशिष्ट तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य या देहली आवृत्ति का विकिरण आकर के गिरे, विकिरण में परावैंगनी हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, एक्स किरणें हो सकती है, गामा किरणें हो सकती हैं। अगर आकर के आपतित होती तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और अगर देखेंगे आगे परिपथ बंद होता तो उसमें धारा बहती है। तो यहां पर देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया हर्ट्ज के प्रयोग। हर्ट्ज का क्या प्रयोग था, हर्ट्ज का प्रयोग का पहले सेटअप डिजाइन करते हैं कि इनका प्रयोग क्या था, वो तो देखेंगे बाद में। पहले इनका सेटअप देखो, कुछ ऐसा सेटअप था। यहां पर एक विंडो लगी हुई थी, ऐसा ये कोई ट्यूब थी, यहां पर क्वार्ट्ज विंडो लगी हुई थी, ये ऐसा है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर के गिरते हैं तो ऐसा कुछ बन रहा है, मान लेते हैं ये ऐसा बन रहा है। इधर कैथोड है और इधर एनोड बनाया गया है। हिंदी में लिखा तो इधर इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में लिख लो। एनोड है ये, एनोड है, एनोड है तो इसे ए लिख देते हैं, कैथोड है तो इसे सी लिख देते हैं। ठीक है, बाकी के बचे पॉइंट्स यहां पर कवर कर लेते हैं फटाफट। इसका वोल्टेज मान लेते हैं V लगाया गया है,
यहां पर क्वार्ट्ज की विंडो होती है। यह प्रयोग ऐसा है कि अगर मान लेते हैं यहां पर कुछ अलग अलग पॉइंट्स एक बार डिस्कस करते हैं। यहां पर साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1, इनका प्रयोग तो सेटअप तो ऐसा दिख गया। पॉइंट पहला देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम यहां पर प्रकाश आपतित नहीं करवाते हैं, यदि कैथोड पर पराबैंगनी किरणें आपतित ना हो तो धारामापी का विक्षेप शून्य रहता है। धारामापी का विक्षेप शून्य रहता है। यह पहला इनका ऑब्जर्वेशन था। दूसरा पॉइंट क्या किया इन्होंने, ये देखा कि अगर यहां से जो विंडो लगी इसमें विकिरण आकर के इस पर गिरे, इस पर विकिरण आकर के इस पर गिरे, और यहां से विकिरण जब आकर के गिरेगा तो यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और पॉजिटिव प्लेट है ना ये, और ये निगेटिव प्लेट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होंगे, तो इधर से इधर की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही है, यदि कैथोड पर क्या किया जाए, यदि कैथोड पर पराबैंगनी विकिरण आपतित होता है तो धारामापी विक्षेप प्रदर्शित करता है। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा पॉइंट यहां पर देखो, तीसरा पॉइंट यह है कि ये तो ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, धारा इधर से उधर बहना शुरू कर देगी, सही है। लेकिन तीसरा पॉइंट यह है कि अगर हम ए की वोल्टता बढ़ा देते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने वोल्टेज तो पहले से लगाया था, लेकिन जब यहां प्रकाश डाला गया तो ए और बी के एंड के बीच में जो वोल्टेज था वो पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा निकला। तो यही कह रहे हैं कि यदि ए का धन विभव बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बढ़ जाता है क्योंकि उनके ऊपर बल लगना शुरू हो जाएगा ना, तथा धारामापी विक्षेपित होता है। ये 3 अलग अलग पॉइंट्स थे इनके जो इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने एक ट्यूब बनाई, उस ट्यूब में कैथोड और एनोड लगा दिए। इस कैथोड के ऊपर लेप लगा था, वो प्रकाश संवेदनशील पदार्थ का लेप था। यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहां पर जो ये लेप लगा हुआ था, ये लेप ये है प्रकाश संवेदनशील पदार्थ का लेप है, ये तो प्रकाश संवेदनशील पदार्थ का लेप है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लूजली बाउंडेड होंगे, बहुत कम बल से बंधे होंगे। ऊर्जा प्रकाश आकर के जैसे गिरेगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चलना शुरू कर देंगे। तो ये उनके मेन पॉइंट्स होते हैं, ये उनका सेटअप था। इसके साथ एक दूसरा प्रयोग पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं फटाफट। वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रेक्षण और लेनार्ड परीक्षण। बोर्ड में अब की बार में टाइटल रख के पूछा गया है कि इसे हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इसका पहले हम सेटअप देखते हैं कि क्या है उसमें और इसमें कुछ खास बातें ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जो अलग हैं। पहला पॉइंट देखो, यहां पर क्वार्ट्ज की विंडो लगी हुई है, यहां पर फोटो सेंसिटिव प्लेट लगी है। इसका मतलब यहां पर है प्रकाश संवेदनशील प्लेट, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा सकती है। यहां पर कम्यूटेटर लगा है। कम्यूटेटर का काम होता है पोलैरिटी
या कह सकते हो बैटरी की ध्रुवता हिंदी में लिख लेते हैं, बैटरी की ध्रुवता बदलने के लिए, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करने के लिए देखो यहां पर लगा भी है कम्यूटेटर। इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हमारे पास माइक्रो एमीटर पढ़ेगा और यहां वोल्टेज जो है वो वोल्टमीटर भी पढ़ेगा। यहां पर रियोस्टेट लगा हुआ है RH, जो कम या ज्यादा कर सकता है इस वोल्टेज को। मान लेते हैं वोल्टेज कितना दिया गया है, दैट इज V। ये इनका सेटअप है। इनके सेटअप के बारे में और बाकी बातें करें तो इनकी बाकी बातों के बारे में यहां पर देखो, पहला पॉइंट ये होता है कि जब इन्होंने ये प्रयोग किया तो यहां से देखना शुरू किया। जो पॉइंट्स मेन थे वो लेनार्ड के जो पॉइंट है वो हर्ट्ज के पॉइंट से मैच करते हैं, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। ये क्वार्ट्ज की विंडो पर जब आकर के यहां सूर्य से प्रकाश आकर के जब इसके ऊपर गिरा, इस कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर जब प्रकाश आकर के गिरेगा उस केस में इन्होंने देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर यहां पर पहुंच रहे हैं। उस समय पर इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा खास बातें तो नहीं पता थी कि यहां से यहां कुछ चलता जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट बनती है और दिखाई देता हमें। बाद में देखा गया ये जो ऋणावेशित कण होते कोई और नहीं इलेक्ट्रॉन ही होता, तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ चल रहे हैं। जैसे जैसे यहां पर रियोस्टेट की सहायता से हम बदलते जाते हैं इसका वोल्टेज, तो उसके सापेक्ष यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की दर होती वो भी कम या ज्यादा हो रही होती है। इसको अलग अलग केस के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है वो पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो यहां पर धारा बन रही है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की वजह से तो धारा बनेगी, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उत्सर्जित होंगे उसी के हिसाब से करंट बनती है। क्योंकि करंट का फार्मूला होता है, क्या होता है, I = लिखा जाता है Q/T, और Q की वैल्यू क्या लिखी जाती है, NE/T लिखते हैं। यही तो होता है विद्युत धारा का फार्मूला, याद होगा आई थिंक। विद्युत धारा का फार्मूला ऐसा लिखा जाता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे उतनी ज्यादा धारा बनेगी और उतना ज्यादा धारामापी में विक्षेप आएगा। अगर इसको यहां पर बात करें कि जो वैद्युत धारा बनेगी वो किन चीजों पर निर्भर करेगी, कह रहे हैं A व C के बीच लगाए गए विभवांतर पर निर्भर करेगी। तो वो पॉइंट तो इन्होंने भी बताया था। देखो ये देखो लास्ट पॉइंट है कि जैसे जैसे विभव बढ़ता जाता है, धन विभव बढ़ता जाएगा, इधर वाले का धन विभव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उस केस में यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं उन पर बल ज्यादा लगेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को यहां से हम निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, फलस्वरूप धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, आपतित विकिरणों की तीव्रता पर। आपतित विकिरणों की तीव्रता का मतलब ये होता है कि जो भी विकिरण आकर के गिर रहा उससे प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा वो तीव्रता है। तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ेगी क्योंकि वहां पर धारा का मान बढ़ रहा होगा। फिर कह रहे आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर करने का मतलब है कि जो भी विकिरण आकर के गिरेगा उस विकिरण के पास कुछ ऊर्जा होगी, उसे E बराबर क्या लिखा जाएगा, hν लिखा जाएगा। तो इसकी ऊर्जा निर्भर करती किस पर, H के ऊपर निर्भर करती है। और हम जानते हैं कार्यफलन अभी पढ़ा, तो कार्यफलन हर एक धातु का अलग अलग होता है। जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन कम आसानी से नहीं, मतलब आसानी से निकाले जा सकते हैं, और जिसका कार्यफलन अधिक होगा उससे बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। अगला पॉइंट है प्रयुक्त प्रकाश के संवेदनशील पदार्थ पर। तो ये कह रहे हैं ये न्यू पर निर्भर करता है, ये तीव्रता I पर निर्भर करता है, ये V पर निर्भर करता है, और यहां प्रयुक्त संवेदनशील पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे लिखा जाता है संवेदनशील पदार्थ, इसे हम W से लिखते हैं जो कार्यफलन लिखा गया। कहते हैं इन सब पर निर्भर करता है। ये तीव्रता है, नहीं धारा समझ लो, तीव्रता है ये। अब इसको परफॉर्म करते हैं आगे बढ़ के। ये तो पॉइंट देख लिए यहां पर देखो दोबारा से परफॉर्म करते हैं। इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, उस केस में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं लगातार। अब क्या करते हैं, इसकी पोलैरिटी बदल देते हैं। पोलैरिटी बदलने का मतलब यह है कि अगर हम A को नेगेटिव पोटेंशियल दे दें और यहां पर C को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दें, तो उस केस में क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर A प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। जो A वाला प्लेट है वो प्रतिकर्षण का बल लगाने लगेगी, और जब A वाली प्लेट इन इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगी तो जो कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रतिकर्षण बल के कारण इधर से उधर पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसके कारण क्या होगा, परिपथ में धारा का मान कम हो जाएगा, क्योंकि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन अगर A का वोल्टेज बहुत अधिक कर दिया जाए, निगेटिव की बात चल रही है कि पोटेंशियल निगेटिव हो गया A का, तो अगर A की वैल्यू इतनी ज्यादा कर दी जाए कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा ही ना पाए, उस केस में क्या कहा जाता है कि अगर अधिकतम वोल्टेज लगा दिया जाता है A का,
एनोड ये था, अब इसका पोटेंशियल माइनस में करवा दिया गया, तो माइनस का वो पोटेंशियल, अधिकतम पोटेंशियल एनोड का जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को रोक देता है उसे कहा जाता है अंतक वोल्टता। अंतक वोल्टता कहते हैं हम इसे, या फिर इसका दूसरा नाम लिखा जाता है, दूसरा नाम लिखा जाता है संस्तब्ध विभव, और अगला नाम होता है इसे निरोधी विभव कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये होता है कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल मतलब एक ही है दोनों का, कि अगर अधिकतम वोल्टेज लगाया जाए नेगेटिव के अंदर, इधर का उतना अधिकतम नेगेटिव वोल्टेज लगाया जाए जो इस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन रोक दे, उसे अंतक वोल्टता कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और इस अंतक वोल्टता की वैल्यू जब लिखी जाती है तो यहां पर फार्मूला रिलेट करना चाहो तो लिख सकते हो, जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा किसकी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, वो बराबर लिखी जाती ई वी नॉट के बराबर, और ये वी नॉट यही होता है अंतक वोल्टता। आगे देखेंगे, लेकिन अभी आ गया तो फार्मूला लिख लिया। तो यहां पर ये अलग अलग पॉइंट्स है जिनके ऊपर ये निर्भर करता है। अब बात आती है कि इनके ग्राफ कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे वेरी करते हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके सबके ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ दिया गया है यहां पर कि आवर्त तथा नियत तीव्रता के ऊपर, क्या है, आवृत्ति और तीव्रता को नियत रख दिया जाए, तो अगर प्रकाश वैद्युत धारा और वोल्टता जो लगाई जा रही है उसके बीच में ग्राफ खींचा जाए, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि संतृप्त धारा होगी वो संतृप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अधिक वोल्टेज बढ़ाएंगे, देखो वोल्टेज बढ़ाने का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उनको ड्रिफ्ट करवाते रहना, लेकिन एक समय के बाद में जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा वो तो किस पर निर्भर करेगा, वो तो आपतित प्रकाश के विकिरण के ऊपर निर्भर करेगा। अगर वो ना गिरे तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हम नहीं करवा पाएंगे। तो वही है कि जैसे जैसे वोल्टता बढ़ाई जाती है, एनोड जितना ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव होता चला जाएगा, उस केस में क्या होगा, जो धारा होगी वो बढ़ना शुरू करेगी, लेकिन एक निश्चित वोल्टता के बाद में बढ़ना बंद हो जाएगी, और जो बढ़ना बंद हो जाती जो अधिकतम धारा होती उसे कहते हैं संतृप्त धारा। तो ये होता है I वर्सेस V का ग्राफ, कुछ इस तरह से बनता है। अगर इसी ग्राफ को दो अलग अलग तीव्रताओं के लिए बनाया जाए, जैसे यहां पर देखो आवृत्ति और तीव्रता नियत थी, आवृत्ति को यहां पर नियत रखा जाए, तीव्रता को परिवर्तित किया जाए, तो ग्राफ देखो कैसे बनाया जाता है। यहां पर देखो 3i, i और 2i के लिए बनाया गया ग्राफ, तो इसके सापेक्ष देखो धारा यहां आ रही है, ये मान लेते हैं i3 दे रखा है, इसके सापेक्ष यहां पर धारा आ रही है, ये i2 धारा है, और इसके सापेक्ष यहां कहीं पर धारा आ रही जो कि i1 है, मान लेते हैं ऐसा। तो ये i1, i2 और i3, बताओ कौन बड़ा, तो i3 बड़ा है, फिर i2 है, फिर उसके बाद में i1 है, ऐसा ही तो है। इसका मतलब है कि आवृत्ति नियत रखकर वोल्टेज और धारा के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो जिसकी तीव्रता अधिक होती है उसके सापेक्ष धारा का मान ज्यादा होता है, और जिसकी तीव्रता कम होती है उसके सापेक्ष जो संतृप्त धारा होती है वो कम होती है। संतृप्त धारा वो अधिकतम धारा होती है जो वोल्टेज लगाने के बाद भी परिवर्तित नहीं होती, नहीं बढ़ती है, उसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। तो यह है कि आवृत्ति और तीव्रता नियत रखेंगे तो बढ़ना शुरू करेगी, बढ़ेगी, उसके बाद फिर नियत हो जाएगी। लेकिन अलग अलग तीव्रताओं के लिए जब बनाया जाएगा तो ये बढ़ेगी ऐसा, ये बढ़ेगी ऐसा, जिसकी आवृत्ति मतलब तीव्रता ज्यादा होगी उस केस में संतृप्त धारा ज्यादा बनेगी, जिसकी तीव्रता कम होगी उसके सापेक्ष धारा कम बनेगी। अगर यही बात किया जाए कि धारा और तीव्रता में ग्राफ दिया गया हो तो कैसे, तो हम जानते हैं तीव्रता क्या है। तीव्रता का मतलब यह है जो प्रकाश आकर के गिरेगा, लेकिन उसका इनडायरेक्ट मतलब निकालो, दूसरा मतलब कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से लगाएं। तो जैसे जैसे प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्या उसके सापेक्ष धारा बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो यहां पर जो धारा होती है I, वो तीव्रता पर निर्भर करती है, कैपिटल I के ऊपर निर्भर करती है, तो ये तीव्रता के ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन अगर बात किया जाए कि यहां पर I को नियत कर दें, I को नियत कर दिया, V वर्सेस I ग्राफ बनाया, तो I नियत करके V वर्सेस I ग्राफ बनाएंगे तो ये सेम ग्राफ आएगा, लेकिन इस बार आवृत्तियों को क्या किया, भिन्न रखा गया। देखो यहां आवृत्ति और तीव्रता दोनों नियत हैं, यहां पर
जो आवृत्ति है वो तो नियत है, लेकिन तीव्रता बदल रही है। यहां पर आई वर्सेस स्मॉल आई देखा, यहां पर क्या है, आवृत्तियां भिन्न भिन्न कर दी, लेकिन आई अभी भी नियत है। तो अगर आई नियत होगा उस केस में क्या लिखा जाता है, देखो अंतक वोल्टता अलग अलग केस में निकल के आएगी। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, ऐसा लिखा गया है। तो इसमें देखो कम निगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहां ज्यादा निगेटिव, फिर और यहां ज्यादा निगेटिव मिलेगी। तो अगर नियत रखा जाए तीव्रता को और उसकी आवृत्तियां बदल बदल करके गिराया जाए प्रकाश को, तो उनके सापेक्ष जो धारा मिलती है वो क्या रहती है, संतृप्त धारा हर एक तीव्रता आवृत्ति के लिए समान रहेगी, लेकिन उसके लिए जो अंतक वोल्टता के मान होंगे वो अलग अलग निकल के आएंगे। तो यहां पर देखो अगर माइनस साइन लेकर के कंसीडर करें तो ये वैल्यू सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी ये, फिर सबसे छोटी ये, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये सबसे बड़ा, फिर ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं, जब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ लेंगे, समीकरणें मिल जाएंगी तो वहां सीखेंगे। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं लेनार्ड के प्रेक्षण। वो प्रेक्षण क्या क्या निकल के आए, तो ये ग्राफ जो उन्होंने बनाए थे वो ग्राफ देख रहे हैं अभी। अगला ग्राफ दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो और साथ में यहां पर आवृत्ति, ये क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति है, इसके बीच में ग्राफ बनाया गया हो। तो इन दोनों के बीच जब ग्राफ बनाया जाता सीधी सरल रेखा निकल के आती। आगे समीकरण जब हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे निकल के आता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर लिखा जाता है के ई मैक्स, के ई मैक्स के बराबर लिखा जाता है। ये अभी के लिए याद नहीं रखना है, ये समीकरण ऐसी होती, देखो एक सरल रेखा है ना, तो अगर सरल रेखा होगी तो ये सरल रेखाएं निकल के आती हैं। यहां पर ये आवृत्ति न्यू ए दे रखी, यहां की आवृत्ति न्यू बी दे रखी है। कौन ज्यादा कौन बड़ा है, तो देखो यहां पर न्यू ए जो है वो छोटा है और न्यू बी बड़ा है। ठीक है, इसके सापेक्ष देखो यहां पर कार्यफलन दिया गया है ना, ऊर्जा है कार्यफलन, तो इसका कार्यफलन यहां पर देखो ज्यादा है, इसका कार्यफलन कम है माइनस में अगर देखें तो, और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये कार्यफलन ज्यादा, ये कार्यफलन कम निकल के आ रहा है। तो जब भी कभी हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, गतिज ऊर्जा अधिकतम और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचना हो, एक सरल रेखा निकल के आएगी, उसका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वाई अक्ष पर जो कटान होगा वो किसके बराबर होगा, कार्यफलन के बराबर लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम इन ग्राफ के साथ डील कर सकते हैं। और यहां पर लेनार्ड के प्रेक्षण से जो ग्राफ आए वो यहां पर लिखे गए हैं, और ये जो मेन पॉइंट्स थे वो एक साथ यहां पर कवर कर लिए गए, ये उनका सेटअप था। तो इस तरह से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कर सकते हैं, हर्ट्ज का प्रयोग और लेनार्ड का परीक्षण पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पढ़ सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम है वो क्या है और उनको सिद्ध करेंगे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लगा करके। तो तब तक के लिए अपने टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं इसे पूरा पढ़ने के लिए। बाकी जो डिटेल में चीजें समझानी थी वहां पर समझा दिया गया। ग्राफ बनाया कैसे जाता है वो समीकरण आने के बाद पता चलेगा। तो अभी प्रकाश विद्युत समीकरण जब आइंस्टीन की आ जाएंगी तो ग्राफ हम दोबारा डिजाइन करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।